बदकिस्मती से मैंने इस किताब के ऊपर उर्दू और हिंदी के अंदर जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, वो सारे के सारे रिव्यूज़ जो थे वो बड़े शैलो रिव्यूज़ थे। मसलन वो उस किताब के सेंट्रल आइडिया को, सेंट्रल पॉइंट को, उसके मेन डिस्कोर्स को वो उन्होंने किसी भी तरह से टच ही नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने ओवरलुक किया है कि उस किताब का मेन थीम क्या है। युval नोआ हरारे का इस किताब के अंदर थीसिस है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे बड़ा टूल है पावर को हासिल करने के लिए, पावर को कंटेन करने के लिए। अगर ये 2 डायग्राम्स आपको समझ आ जाती हैं, तो आपको इस किताब का मेन थीम समझ आ जाएगा। वो पहले वाले मॉडल को चैलेंज करता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो लीड करती है ट्रुथ की तरफ और ट्रुथ आपको आगे पावर की तरफ लेके जाए। अब इसके अंदर वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देता है कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्रिएट करने के लिए जो लीड करती है पावर की तरफ, ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए आपको किसी ट्रुथ की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल भी शेयर करता है जस्टिफ़ाई करने के लिए कि एआई जो है वो आइडियाज़ को भी जनरेट कर लेती है। उसमें एग्ज़ाम्पल देता है एक बोर्ड गेम है जिसको कहते हैं गो। इसके बाद वो एक बड़ी मज़े की बात करता है, वो कहता है कि ये जो सोशल मीडिया की अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी है, ये आने वाले टाइम में इंटीमेसी बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगी। आप अगर आपके पास कोई डिस्कोर्स मौजूद है, आपके पास कोई नैरेटिव मौजूद है, आपके पास कोई बयानिया मौजूद है, जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आप एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऑर्डर कौन क्रिएट करता है? ये ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करती है डॉट कनेक्टिंग के थ्रू। ये एक बड़ा अहम आइडिया डिस्कस करता है, जो मुझे लगता है कि सेकंड सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है कि आने वाले टाइम में जो ब्लॉक्स बनेंगे दुनिया के, वो किसी रिलिजन की बेस पे, आइडियोलॉजी की बेस पे, नैरेटिव की बेस के ऊपर नहीं बनेंगे, बल्कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेस के ऊपर बनेंगे। तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन वो ये आखिर पे छोड़ता है, तो फिर इस दुनिया की शेप कैसी होगी, इस दुनिया की लेआउट कैसी होगी, ये दुनिया कैसे चलेगी जब कंप्यूटर और एआई डोमिनेट कर रहे होंगे। इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन के ऊपर वो इस किताब का इख्तिताम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस किताब के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे, उस किताब का नाम है नेक्सस। ये युval नोआ हरारे की किताब, नई किताब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और वर्थ करती है कि इस किताब को पढ़ा जाए। लेकिन बदकिस्मती से मैंने इस किताब के ऊपर उर्दू और हिंदी के अंदर जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं, वो सारे के सारे रिव्यूज़ जो थे वो बड़े शैलो रिव्यूज़ थे। मसलन वो उस किताब के सेंट्रल आइडिया को, सेंट्रल पॉइंट को, उसके मेन डिस्कोर्स को वो उन्होंने किसी भी तरह से टच ही नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने ओवरलुक किया है कि उस किताब का मेन थीम क्या है। तो मैं इंशाल्लाह इस बुक की सारी डायमेंशंस को कवर करूँगा और मेन आइडिया जो है कि उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करूँगा, और जैसे वो आपको समझ आ जाएगी, तो पूरी किताब को आपके लिए रिलेट करना आसान हो जाएगा। युval नोआ हरारे का इस किताब के अंदर थीसिस है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ये सबसे बड़ा टूल है पावर को हासिल करने के लिए, पावर को कंटेन करने के लिए। इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा टूल है पावर को हासिल करने के लिए। अब इस हवाले से ये 2 जो है डायग्राम्स हैं, उनको डिस्कस करता है। एक ही पेज के ऊपर ये 2 डायग्राम्स हैं, अगर ये डायग्राम्स आप समझ लेते हैं, जो आपके पेज के ऊपर चल भी रही होंगी, अगर ये 2 डायग्राम्स आपको समझ आ जाती हैं, तो आपको इस किताब का मेन थीम समझ आ जाएगा और फिर आप सारी चीज़ों को इसके साथ रिलेट कर सकेंगे। ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो है, एक मॉडल डिस्कस करता है कि पुराना मॉडल ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है, वो लीड करती है ट्रुथ की तरफ, और जो ट्रुथ है वो लीड करता है आपको विज़डम की तरफ या पार की तरफ। लेकिन यहाँ पे वो विज़डम की बात तो नहीं करता, यहाँ पे पार की बात करता है। लेकिन यहाँ पे उसने थोड़ी-सी डिस्कशन रियलिटी और ट्रुथ के बारे में भी की है कि रियलिटी क्या होती है और ट्रुथ क्या होता है। मैं अगर इसको आपको समझाने के लिए कोशिश कर सकूँ, तो मौलाना रूम की जो किताब थी मसनवी मानवी, उसमें उन्होंने एक जो है वाक़या डिस्कस किया है। आप उसको वाक़या कह लें या उसको सिंबलिज़्म में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो उसमें वो कहते हैं कि 4 अंधे होते हैं और उनको हाथी के इर्द-गिर्द डिफरेंट पोज़ीशंस के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और बाद में उनसे पूछा जाता है कि हाथी कैसा था? तो सब हर बंदे ने अपनी जगह पे खड़े होके जैसे हाथी को महसूस किया, जैसा पाया, वो वैसे ही एक्सप्लेन कर देता है। तो उनका कहना था कि जो ट्रुथ है वो रियलिटी का हिस्सा होता है। तो टू एनी हाउ ये डिस्कशन भी करता है। इसके बाद वो सेकंड मॉडल को डिस्कस करता है। वो पहले वाले मॉडल को चैलेंज करता है
कि इंफॉर्मेशन जो है वो लीड करती है ट्रुथ की तरफ और ट्रुथ आपको आगे पावर की तरफ लेके जाता है। ये उसको चैलेंज करता है। ये कहता है कि आपको ट्रुथ की ज़रूरत नहीं होती हमेशा पावर क्रिएट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए और पावर को हासिल करने के लिए। वो कहता है ट्रुथ की आपको ज़रूरत नहीं होती। वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन लीड करती है जिसके थ्रू आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं और उस ऑर्डर के थ्रू आप जो है वो पावर और उसके ऑर्डर के थ्रू आप जो है वो पावर को कंटेन करते हैं या पावर हासिल करते हैं। अब इसके अंदर वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देता है कि ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर क्रिएट करने के लिए जो लीड करती है पावर की तरफ, ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए आपको किसी ट्रुथ की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास कोई डिस्कोर्स मौजूद है, आपके पास कोई नैरेटिव मौजूद है, आपके पास कोई बयानिया मौजूद है, जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो आप एक ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऑर्डर कौन क्रिएट करता है? ये ऑर्डर ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करती है डॉट कनेक्टिंग के थ्रू। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, उसकी वो डॉट कनेक्टिंग करती है और डॉट कनेक्टिंग करके फिर ऑर्डर क्रिएट किया जाता है और ऑर्डर के थ्रू फिर जो है, वो पावर क्रिएट की जाती है। तो ये अपना एक नया जो है मॉडल देता है और कहता है कि पावर के लिए ज़रूरी नहीं कि ट्रुथ आपके पास हो। ट्रुथ नहीं भी है, तो आप अगर किसी नैरेटिव के थ्रू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, तो आप पावर गेन कर सकते हैं। इसमें फिर वो ये बात करता है कि ब्यूरोक्रेसी का इसमें मेन काम होता है डॉट कनेक्टिंग करना। लेकिन वो कह रहा है कि आज की दुनिया के अंदर ये जो डॉट कनेक्टिंग वाला जो काम है, ये एआई और कंप्यूटर्स के पास चला गया है। तो यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्टिंग पॉइंट है। वो ये कहता है कि लोगों को लगता होगा कि एक ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि एआई और कंप्यूटर्स को इंसान ही इसको लीड कर रहे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को चैलेंज करता है, इस मिथ को चैलेंज करता है। वो ये कहता है कि जो एआई और कंप्यूटर्स वगैरह हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहता है कि एआई कैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके लिए वो 2 चीज़ों को डिस्कस करता है। एक तो कहता है कि एआई ने डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करनी शुरू कर दी है और दूसरा ये कि वो कहता है कि एआई जो है वो आइडिया जनरेशन के अंदर भी काफ़ी के अंदर और दूसरा वो ये कहता है कि जो एआई है वो आइडिया भी जनरेट कर लेती है। अपने इन 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कोरोबोरेट करने के लिए वो 2 एग्ज़ाम्पल्स देता है। वो ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग की अगर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे सकूँ, तो कहता है कि अमेरिका के अंदर एक बंदे को उसकी बड़ी माइनर सी ट्रैफ़िक वायलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ाइन किया जाता है। वो बड़ा हैरान होता है वो बंदा और वो उसको कोर्ट के अंदर ले जाता है और बताता है कि मेरा इश्यू था, मेरी जो गलती थी वो कितनी छोटी थी और मुझे कितना ज़्यादा पेनलाइज़ किया जा रहा है। तो जब डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है तो डिपार्टमेंट कहता है कि हम तो फलाना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं और वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस की बेस के ऊपर भी जो है वो डिसाइड करता है कि कितना आपका जो है फ़ाइन होना चाहिए। तो इसके अंदर फिर जो है कोर्ट में उस कंपनी को बुलाया जाता है, कंपनी से पूछा जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करता है? तो बड़ा हैरानकुन तौर के ऊपर वो कंपनी वाले बताते हैं कि ये एक 1 और 2 लेयर्स तक तो हमें चीज़ों की समझ है। इससे आगे एल्गोरिदम्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या डिसीजन करते हैं, इसका हमें भी नहीं पता। तो ये बड़ा सरप्राइज़िंग होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं इस हवाले से। फिर इसी तरह एक दूसरा एक एग्ज़ाम्पल भी शेयर करता है जस्टिफ़ाई करने के लिए कि एआई जो है वो आइडियाज़ को भी जनरेट कर लेती है। उसमें एग्ज़ाम्पल देता है एक बोर्ड गेम है जिसको कहते हैं गो गेम। ये चाइना चाइना और इस साइड के ऊपर खेली जाती है और बड़ी पुरानी एंशिएंट गेम्स में से ये गेम है और चेस से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो क्या किया जाता है कि इस गेम का एक डिजिटल वर्जन तैयार किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है अल्फा गो का। अल्फा गो के अंदर जो है जो उस टाइम का जो वर्ल्ड चैंपियन था गो गेम का, तो उस वो कंप्यूटर के साथ गेम खेलता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसके अंदर एक मूव है जिसको कहते हैं मूव 37 और इस कहा जाता है कि जब ये मूव 37 चल ली जाए तो फिर आपके जो अपोनेंट है उसके पास उसका कोई तोड़, कोई उसका सॉल्यूशन मौजूद नहीं है और अब इस तरह की सिचुएशन है। अब जो ली सैडल है वो मूव 37 के ऊपर जो है कंप्यूटर को ले आता है और सारे लोगों को ये लगता है ली सैडल समेत कि अब कंप्यूटर हार गया है।
लेकिन टू देयर सरप्राइज एंड टू द वर्ल्ड सरप्राइज वो उस मूव 37 को ब्रेक कर देता है। और मूव 37 को ब्रेक करने के बाद वो मूव्स चल के, डिफरेंट मूव्स चल के वो ली सेडल को हरा देता है। मतलब ये, इससे उसका बात करने का मुराद ये है कि मूव 37 का जो तोड़ है वो दुनिया में मौजूद ही नहीं था, ये उसने खुद से क्रिएट किया, जिससे पता चलता है कि वो आइडिया जनरेशन भी कर कर सकता है। इसके बाद वो एक बड़ी मज़े की बात करता है, वो कहता है कि ये जो सोशल मीडिया की अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी है, ये आने वाले टाइम में इंटीमेसी बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगी। इंटीमेसी बेस्ड इकोनॉमी के अंदर उसने अगर कोई एग्जांपल मैं एक कोट कर सकूँ तो वो कहता है कि अगर लेट्स से कि ट्रम्प और बाइडेन आपस में कम्पीट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, और वहाँ पे फेसबुक के ऊपर हो सकता है आपको एक ऐसा दोस्त मिले जो बाद में आपका बड़ा करीबी दोस्त बन जाए, ठीक है? लेकिन वो असल में दोस्त नहीं होगा, वो चैट बॉट होगा। आप उसकी ज़हानत से, आप उसकी मतानत से, आप उसके इंटेलिजेंस से, आप उसके पॉलिटिकल एक्यूमेन से, आप उसके आर्गुमेंट से, आप इन चीज़ों से बड़े मुतासिर होंगे। और वो आपके पॉलिटिकल आइडियाज़ को चेंज करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो ये सिचुएशन आपके जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग, वो कहता है कि ऐसे भी हो सकते हैं जो उसको आउटशाइन करते हैं। बहुत थोड़े से लोग ऐसे होंगे, लेकिन हो सकते हैं ऐसे लोग आउटशाइन करते हैं। कोई बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलेक्चुअली ग्रूम्ड लोग हों जो उसको आउटशाइन कर दें। लेकिन वो कहता है कि उस पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सामने जो बंदा बैठा हुआ है, जो उसका दोस्त है, जिससे वो बातें करता है, जिसकी ज़हानत से वो मुतासिर है, वो एक चैट बॉट है, वो एक इंसान नहीं है। तो उनका कोई वोट ज़ाया नहीं होगा। तो वो इस तरह की चीज़ों को भी डिस्कस करता है। फिर ये एक बड़ा अहम आइडिया डिस्कस करता है, जो मुझे लगता है कि सेकंड सेंट्रल पॉइंट है, वो ये है कि आने वाले टाइम में जो ब्लॉक्स बनेंगे दुनिया के, वो किसी रिलीजन की बेस पे, आइडियोलॉजी की बेस पे, नैरेटिव की बेस के ऊपर नहीं बनेंगे, बल्कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेस के ऊपर बनेंगे। वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर एक सिस्टम है चाइनीज़ बेस्ड, जिसको हम कहते हैं, जिसके सेंट्रलाइज्ड एआई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसके अंदर, और दूसरा है जो अमेरिकन मॉडल है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एआई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं। वो ये कहता है कि इनमें से जिस सिस्टम के पास दुनिया के हवाले से जितना ज़्यादा, दुनिया के लोगों के हवाले से जितना ज़्यादा डाटा होगा, उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और चांसेस हैं कि उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो दुनिया के अंदर अप्लाई करेगा और दुनिया के अंदर रूल करेगा और वो दुनिया को डोमिनेट करेगा। इसके अंदर वो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन के ऊपर अपनी जो है वो किताब को एंड करता है। वो ये कहता है कि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि इन्फॉर्मेशन लीड करती है पार की तरफ। तो ये कहता है कि आने वाले टाइम में, और अभी भी हमें लग रहा है और आने वाले टाइम में तो फॉर श्योर है कि जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगी वो इंसानों के पास नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो एआई और कंप्यूटर्स के पास होगी। तो कहता है जब सारी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, तो फिर जो पावर का टिल्ट है वो भी अ, जो है वो एआई की तरफ हो जाएगा। पावर का टिल्ट जब एआई की तरफ हो जाएगा और कंप्यूटर्स और एआई बहुत ही ताकतवर होंगे इस हवाले से कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी, तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन वो ये आखिर पे छोड़ता है, तो फिर इस दुनिया की शेप कैसी होगी, इस दुनिया की लेआउट कैसी होगी, ये दुनिया कैसे चलेगी जब कंप्यूटर्स और एआई डोमिनेट कर रहे होंगे। इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन के ऊपर वो इस किताब का इख्तिताम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस किताब का रिव्यू बड़ा अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें इस किताब के सारे मेन एस्पेक्ट्स को कवर किया, और अगर आप इसको सुन लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आपके लिए पूरी किताब को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।